हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है फिजिक्स। चैप्टर का नाम है मोशन और इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है बड़ी क्लास में 11-12 में या इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए काइनेमेटिक्स। और ये न्यूटन लॉ के पहले का चीज़ है और इसमें ज़्यादातर पढ़ा जाता है पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उससे रिलेटेड चीज़। और ये पॉलिटेक्निक के लिए, डिप्लोमा के लिए, 8, 9, 10 के लिए और ये 8, 9, 10 तीनों मिलाकर के कहलाता है लेवल 2। और फिर ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, पॉलिटेक्निक, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, माने इस लेवल के सभी और भी जो एग्ज़ाम होंगे उसमें एप्लीकेबल है। और ये फिजिक्स का सीरीज भी चालू कर रहे हैं पॉलिटेक्निक के लिए। और ये आपका पहला क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स का, जो कि किसी ना किसी एंट्रेंस में आया हुआ है। और आप लोग इसको देखिए और बनाने का कोशिश कीजिए। फिजिक्स में काइनेमेटिक्स जब खत्म हो जाएगा तो इसके बाद हम आएंगे न्यूटन्स लॉ में, इंक्लूडिंग फ्रिक्शन। फिर उसके और आगे आएगा तो चैप्टर्स में और बदलाव करेंगे। जैसे आ जाएगा वर्क और एनर्जी, फिर आ जाएगा समझ लीजिए ग्रेविटेशन, फिर आपका फ्लूइड मैकेनिक्स जिसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल, रिलेटिव वेलोसिटीज, बुयांसी, थ्रस्ट एंड प्रेशर सब पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे साउंड चैप्टर में, वेव चैप्टर में, ऑसिलेशन एंड वेव्स। तो ये सब 9 में भी है, 11 में भी है। फिर उसी तरह जब और आगे 10 का आएगा, इसी के साथ जुड़ेगा तो उसमें आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, है ना, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जिसको बोलते हैं। फिर ऑप्टिक्स, लाइट चैप्टर आएगा और कुछ मॉडर्न फिजिक्स आएगा। तो बहुत लंबा है ये और अलग से केमिस्ट्री का भी सीरीज चलेगा। तो इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और अपने लेवल को बढ़ाइए। ओके, ट्राई कीजिए। ठीक है, देखिए मोशन में एक होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, दूसरा होता है यूनिफॉर्मली एक्सटेंडेड मोशन और एक होता है वेरिएबल एक्सेलरेशन। लास्ट में मैंने कहा वेरिएबल एक्सेलरेशन, उसी में लगता है कैलकुलस। और ठीक उसके पहले आया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसमें कैलकुलस से भी बना सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से भी बना सकते हैं और कुछ फार्मूले रहते हैं जो कि मालूम है आपको। v बराबर u प्लस AT, दूसरा रहता है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तीसरा रहता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। अगर और बढ़ाना चाहें तो इसी फॉर्मूले से और आ जाएगा s बराबर एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी किसका? टोटल, मतलब जो डिस्टेंस चला है उसको टाइम से डिवाइड कीजिए तो क्या आएगा, u प्लस v/2 इंटू टी आएगा। तो एवरेज वेलोसिटी आ गया u प्लस v/2 इंटू टी। लेकिन ये मत समझिए कि हमेशा एवरेज वेलोसिटी u प्लस v/2 होता है। ये खाली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए नियम है कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को जोड़ के आधा करने से, माने u प्लस v/2 करने से आ जाता है। और ऐसे भी आप एवरेज स्पीड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस s निकाल लीजिए और टाइम से डिवाइड कर दीजिए। टोटल डिस्टेंस क्या होगा? s होगा। s क्या है? ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, t से डिवाइड कीजिए और फार्मूला यूज कीजिए v बराबर u प्लस AT, अपने आप ड्राइव हो जाएगा कि s बराबर u प्लस v/2 इंटू टी, माने एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। और एक और फार्मूला आएगा s बराबर vt माइनस हाफ AT स्क्वायर। फिर एक आएगा ट्रेवल डिस्टेंस इन ns सेकेंड, sn इक्वल टू u प्लस 2n माइनस 1/2 इंटू a। लेकिन ये बहुत फास्ट में मैंने कहा, सबका ड्राइवेशन के साथ बताया जाएगा। अभी इसका एप्लीकेशंस में देखिए जो क्वेश्चन मिला, ये कैसे सोचना है, ये मेन चीज है। तो देखिए कैसे इसको सोचना है। एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए
और इसको सोच लीजिए ये ऑरिजिन है, इसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, और यहीं पर कोई बैठा हुआ है ऑब्जर्वर, और इस डायरेक्शन को मान लिया गया पॉजिटिव और इसके उल्टा को मान लिया गया नेगेटिव। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये कहलाता है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन। और इसका नाम है स्ट्रेट लाइन मोशन। अभी हम सिर्फ इसी पर सोचेंगे, और यहाँ पर कुछ दिया नहीं है कि शुरू में ऑब्जेक्ट कहाँ था। तो ये जो भी बन रहा है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप का होता है, एक इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो पता लगाइए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यहाँ पर कौन कौन आएगा? पहला आएगा ऑब्जर्वर, पहला आएगा सॉरी रेफरेंस पॉइंट, लिख देते हैं यहाँ पर। फर्स्ट आ गया रेफरेंस पॉइंट, या इसका एक और नाम है ओरिजिन। तो ये हो गया ओरिजिन। दूसरा आ जाएगा ऑब्जर्वर, माने कौन इसको ऑब्जर्व कर रहा है, कौन इसका पूरा कैलकुलेशंस को देख रहा है। या तो कोई ह्यूमन बींग्स होगा या कोई मशीन होगा, जो भी हो। और तीसरा हो जाएगा जिसको बोल सकते हैं यहां पर एक्सिस है। और अगर जरूरत पड़ा तो कभी कभी रहता है एक्सेस। एक्सेस का मतलब हुआ अगर 2 डायमेंशन का है या 3 डायमेंशन का है तो उस समय 2 डायमेंशन में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों आएगा, और 3 डायमेंशन में 3 आएगा, इधर x इधर y इधर z, ऐसा होता है। लेकिन अभी सीधा समझिए आप, 2 डायमेंशन अभी छोड़ दीजिए और 3 डायमेंशन छोड़ दीजिए, इसी सब में वेक्टर का यूज होता है। और नहीं तो ऑर्डर्ड पेयर का, माने x, y, और इसी को बोलते हैं xi प्लस y, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये वेक्टर हो गया और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, और कॉम्प्लेक्ट में इसको r वेक्टर लिखते हैं। वही 3 डायमेंशन में होगा तो x, y, z हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा xi प्लस yj प्लस zk, और इसी को r वेक्टर बोलते हैं। तो कॉम्पैक्ट में सोचिएगा तो ये 2 डायमेंशन के लिए हो गया, 2 डायमेंशन के लिए वेक्टर, और ये हो गया 3 डायमेंशन के लिए वेक्टर्स। और उसी को अगर ब्रेक कर देंगे तो ये कहलाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अभी बहुत सा बात समझ में नहीं आएगी, है ना, इसलिए उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ऐसे ही सुना दे रहे हैं, कभी आएगा मौका तो सब बताएंगे। तो यहाँ ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में ये ब्रेक करने से आया, ये भी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में ब्रेक करने से आया। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ऑर्डर पेयर हुआ 2 रियल नंबर का, ये 3 टपल्स हुआ जो कि कोऑर्डिनेट रूप के रूप में x, y, z है। ये सॉलिड ज्योमेट्री हो गया, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ये वेक्टर्स हो गया। 11वीं क्लास में काइनेमेटिक्स पढ़ना है 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन पढ़ने ही नहीं है। पता लगाइए 3 डायमेंशन क्यों नहीं पढ़ाई होती है काइनेमेटिक्स में, और जिनको मालूम होगा कमेंट बॉक्स में उसका आंसर हमको देंगे, जवाब देंगे। तो अभी आप समझिए 1 डायमेंशन हम लोग खाली पढ़ रहे हैं, तो उस समय भी ये सब को मिला करके कहा जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस या तो इनर्शियल फ्रेम होता है या नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। इनर्शियल, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। पता लगाइए इनर्शियल फ्रेम किसको बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम किसको बोलते हैं। ठीक है, अभी सब चीज मैं बता देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो धीरे धीरे सब सीखना है, समझना है। काइनेमेटिक्स किसको बोलते हैं वो पता लगाइए, उसका डेफिनेशन क्या है वो पता लगाइए। इसके अंदर में 4 ही चीज पढ़ाई होता है, टाइम, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। बस 4 चीज का काम है, ओनली 4। टाइम, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। इसको बोलते हैं टाइम, इसको बोलते हैं पोजीशन, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी,
और ये कहलाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। बस यही 4 तो है। जैसे देखते हैं ना खटिया में 4 पाया, तो यहाँ भी काइनेमेटिक्स में 4 पाया, टाइम, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। जो इसका कॉन्सेप्ट समझ गया वो फिजिक्स सीख गया। माने फिजिक्स सीखने का मतलब टर्निंग पॉइंट है काइनेमेटिक्स सीखना। और इसी को जो वन डायमेंशन की जगह अगर रोटेशन में जाइएगा तो एक्स की जगह हो जाएगा थीटा, रेडियन में लिखते हैं, v की जगह ओमेगा, a की जगह अल्फा, टाइम का टाइम रहेगा। और यही अगर 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में आ जाएगा तो टाइम ही रहेगा, लेकिन ये थीटा और x की जगह r वेक्टर आ जाएगा। और r वेक्टर नहीं लिखना चाहते हैं तो xi प्लस yj सोचिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, और नहीं तो x, y समझिए। और उसी तरह इसको जब लिखना होगा तो ये आ गया वेलोसिटी है, तो यहाँ पर आ जाएगा, समझ लीजिए कि अगर हम इसको लिख रहे हैं 3 डायमेंशंस में वेक्टर के फॉर्म में, तो ये वेलोसिटी वेक्टर्स v वेक्टर आ जाएगा और ये एक्सेलरेशन वेक्टर इसके टर्म में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा वेक्टर अलजेब्रा और वेक्टर कैलकुलस, माने वेक्टर एनालिसिस का नॉलेज चाहिए। और ये है रोटेशन, ये रोटेशन है और ये ट्रांसलेशन है। दुनिया में 2 ही चीज होता है, या तो ट्रांसलेट कर जाओ या रोटेट कर जाओ, यही 2 मोशन होता है। और इसी ट्रांसलेशन मोशन में फिर आएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सटेंडेड मोशन और वेरिएबल मोशन। तो चलिए मैंने थोड़ा बहुत छोटा मोटा चीज बताया। तो यहाँ पर मैंने लिखा नंबर 1 रेफरेंस पॉइंट कौन है, ऑरिजिन। नंबर 2 ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है जो सारा रीडिंग ले रहा है। और तीसरा हो गया एक्सिस या एक्सेस, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में आएगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इसमें आएगा खाली एक्स एक्सिस। तो इसी तीनों को मिला करके कहा जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और पता लगा ये इनर से कमेंट बॉक्स में आप लोग कोशिश कीजिए आंसर देने का। फिर किसी क्लास में मैं दोनों का डिफरेंशिएशन भी समझाऊंगा, काइनेमेटिक्स भी समझाऊंगा और भी बहुत सा चीज। अभी हाईलाइट में थोड़ा सा सुनिए और अब आइए इन सबको हटा करके उस क्वेश्चंस के बारे में। तो इसको रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ ए रिजिड बॉडी इज ट्रैवलिंग डिस्टेंस इन प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम, then the acceleration of this rigid body is, इसमें से कौन है। तो क्वेश्चंस को पढ़ने से लग रहा है कि कोई रिजिड बॉडी है, ट्रैवल कर रहा है, कहाँ से स्टार्ट किया नहीं लिखा है। तो हम लोग सोच लेते हैं कि व्हेन टाइम 0 तो x भी 0 है, तो यहाँ लिख देते हैं यही टाइम 0 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं सपोज सेपरेट लिखिए करते हैं। मान लीजिए यहीं पर टाइम 0 है और यहीं पर x 0 है, ऐसा सोचिए, है ना। कुछ नहीं दिया है इसलिए हम ऐसे सोच के बना रहे हैं, तो देना चाहिए था ना कि t0 पर वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, प्लस तरफ में क्या कोऑर्डिनेट है, माइनस तरफ क्या कोऑर्डिनेट है, 0, 3 जगह होगा। लेकिन नहीं दिया है तो आप सोच लीजिए कि रिकॉर्डिंग टाइम इनिशियल टाइम में वो x बराबर 0 पर है पोजीशन। और अब इसके बाद वो चलता है डिस्टेंस। तो यहाँ डिस्टेंस वर्ड बोलना उचित नहीं है, समझ लीजिए इसको बोलना चाहिए डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत खतरनाक अंतर है। तो यहाँ पर आप डिस्प्लेसमेंट ही समझिए। और वो डिस्प्लेसमेंट क्या है, मान लीजिए यहाँ से चल करके लेफ्ट में या राइट में, तो 9 10 के लिए समझ लीजिए राइट में ही चला दिए और यहाँ पर ला करके इस पॉइंट को P लिख दिए और T बराबर T पर यहाँ पहुँच गया। और ये कोऑर्डिनेट x का वैल्यू मतलब x 0 नहीं है, यहाँ x आंसर है इसका, मतलब x बराबर x समझिए, यहाँ समझिए x बराबर 0 और यहाँ t इक्वल टू 0 है, इनिशियल टाइम, ये है इंस्टेंट टाइम। और अब देखा जाए क्वेश्चन में क्या बोलता है, इफ ए रिजिड बॉडी इज ट्रैवलिंग डिस्टेंस इन प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम, तो स्क्वायर ऑफ द टाइम क्या होगा, ये देखिए स्क्वायर ऑफ द टाइम हो गया, स्क्वायर ऑफ द टाइम। और इसी के प्रोपोर्शनल में है कौन, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को तो मैंने x लिख दिया है, तो हो गया कि रिजिड बॉडी इज ट्रैवलिंग डिस्टेंस, तो ट्रैवलिंग डिस्टेंस x है एंड दिस x इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम। तो यही इतना दूर है, समझिए कि मैथमेटिक्स में कितनी जादू और शक्ति है, ताकत है कि कोई इतना बात लिखेगा
कि एक रिजिड बॉडी है जो ट्रैवल कर रहा है और जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट चला वो प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम है। तो इतना को कॉम्पैक्ट में एक ऐसे लिख दिया। अब इसी को जब डिकोड करेंगे तो इसी को देख करके आप बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट विच इज शोन ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम इंटरवल और इंस्टेंट टाइम। तो देख लीजिए, ये देख करके जो लिख रहे हैं और वहां से यहाँ, तो अंग्रेजी हो, हिंदी हो, बंगला हो, उर्दू हो, फ्रेंच हो, कोई भी भाषा हो, आप उसको आप मैथ में समझ कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दुनिया का सबसे जबरदस्त सब्जेक्ट होता है, सीधा समझिए, मैथमेटिक्स, टॉप पोजीशन, ठीक है। सेकेंड में लाइए इंजीनियरिंग के लिए फिजिक्स और इसके नीचे लाइए केमिस्ट्री। हम लोग जानते हैं जिनका तीनों पेपर अच्छा है वो तो भाई हमेशा रिजल्ट दे देगा, इसमें से कोई दो भी होगा रिजल्ट देगा, लेकिन उस बच्चों से जो तीनों में कमांड है उससे थोड़ा नीचे रहेगा रैंक, और जिसका एक ही पेपर किसी में कमांड है तो वो रैंक सबसे नीचे में आएगा। तो कोई बात नहीं, पहले आप मेहनत करके मैथ को सुधारिए, जब मैथ सुधर जाए, अपना कमांड हो जाए तो भी रिजल्ट आ जाएगा। तब दूसरे पर ट्राई कीजिए फिजिक्स, है ना, और जब वो भी हो जाए तो यहाँ पर रैंक में अच्छा लाने के लिए केमिस्ट्री हेल्प कर देगा 3। और ये केमिस्ट्री इतना अच्छा चीज़ है कि समझिए आप मैथ के बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं, फिजिसिस्ट हैं, है ना, अपने आप को सोचते हैं मैथ फिजिक्स तो बहुत आता है और आई हेट केमिस्ट्री, ऐसा सोचने लगेगा। आप केमिस्ट्री पढ़िएगा नहीं। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है कि आप किसी से हेट कीजिएगा तो केमिस्ट्री आपको कहाँ से प्यार मोहब्बत देगा, वो भी आपको लात मारेगा। इसीलिए आप किसी को भी छोटा और कमजोर मत समझिए। ये तो पता चलेगा मैथमेटिशियन है, फिजिसिस्ट है, अब परीक्षा में ना मैथ का बना माने 0 नंबर बना और यहाँ भी 0 बना, मिलके 2 अंडा आ गया, 0 और 0, तो जान बचाएगा केमिस्ट्री। इसलिए चुपचाप केमिस्ट्री पर फोकस कीजिए, है ना। ये नहीं कि भाई हमको मतलब आई हेट केमिस्ट्री, ये सब मत बोलिए, वो महान चीज़ है, उसको प्रणाम कीजिए और केमिस्ट्री पर ध्यान दीजिए, वही रिजल्ट देगा। ओके, तो आगे बढ़िए। तो ये रिलेशंस आ गया, अब इसके आगे बढ़ेंगे। तो इसको आगे बढ़ने का कंसेप्ट क्या है, 9-10 का बच्चा तो इस पर सोच ही नहीं सकता कि क्या होगा, लेकिन है इसका उपाय कि सोच सकता है। दिखाते हैं कैसे। एक्स लिखेगा और प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्सेप्ट होता है रेशियो प्रोपोर्शन में कि जैसे ये साइन हटाओगे तो यहाँ लिखा जाता है कांस्टेंट, शॉर्ट में लिख दिए टी स्क्वायर। अब इस कांस्टेंट को मान लिया के लिख दिए तो के टी स्क्वायर आ गया। और अब यहाँ पर सोच सकते हैं कि ये जब के टी स्क्वायर आ गया तो के क्या है, तो के इज ए रियल नंबर, लेकिन के जो है सीधा समझिए नॉट 0, 0 छोड़ के, क्योंकि रियल नंबर प्लस माइनस 0 कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर ये 0 हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस तो 0 हो जाएगा, इसलिए वो अगर नहीं सोचना है। अब इतना आ गया x बराबर के टी स्क्वायर, अब इसका आगे सोचना है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक बहुत छोटा सा रिलेशंस आ गया जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन। मतलब फंक्शन का मतलब हो गया एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम है और डिपेंडेंट वेरिएबल x है। तो सिंगल इंडिपेंडेंट सिंगल डिपेंडेंट मतलब और कैलकुलस लगेगा। तो अब देखिए इसके आगे का कड़ी यहाँ पर हम लिखते हैं। तो अब आएगा यहाँ पर सिंस x बराबर के टी स्क्वायर, तो नाउ डिफरेंशिएटिंग on both sides with respect to t, तो उतार देंगे x के टी स्क्वायर और ये जो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x माने कैलकुलस पढ़िए, डिफरेंशिएशन पढ़िए, और यहाँ पर आएगा डी डी टी और यहाँ भी आएगा डी डी टी, ये ऑपरेट करना पड़ेगा, यही हो जाएगा dx dt और ये कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा d dt और t स्क्वायर
और एक फार्मूला याद कर लीजिए जो काम आएगा, वो क्या है कि डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन, ये है पावर फंक्शन। y बराबर एक्स पावर एन को बोलते हैं पावर फंक्शन। पावर फंक्शन का n के लिए आप इंटीजर्स, होल नंबर, रैशनल, इरेशनल सोच करके ग्राफ खींचने का कोशिश कीजिएगा, उसका डोमेन और रेंज निकालिए, ठीक है। वो अभी नहीं होगा, वो जब फंक्शन पढ़ेंगे तो समझा देंगे। तो इसका आंसर होता है ये n को बाहर कर देते हैं और एक पावर कम कर देते हैं, ये इसका फार्मूला है। तो इसी फार्मूला का यहाँ यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, k तो k रहेगा इंटू टी स्क्वायर है, तो जब x का पावर में n है तो n तो बाहर कर दिए और एक पावर कम कर दिए, तो यहाँ तो पावर 2 है तो 2 बाहर कर दिए और करेंगे 2 माइनस 1 तो हो जाएगा 1, तो t है यहाँ पर तो इसको t लिखेंगे, यहाँ x था तो x लिख रहे हैं, तो t का पावर 1 नहीं भी लिखेंगे तो अंडरस्टूड है, तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इस फॉर्मूला से 2t हो गया। ये कैसे आया, तो यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, जब डिफरेंशिएशन पढ़िएगा फर्स्ट प्रिंसिपल तो उस समय ये डेरिवेशन होता है, जो अभी समझाना मुश्किल है, क्योंकि हर चीज आप एक बार में समझ जाएंगे तब फिर लेवल का फर्क कैसे हुआ कि लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 में फर्क क्या है। तो आप अपना लेवल को इंप्रूव कीजिए, अब आगे बढ़िए। तो ये आ गया 2kT, मतलब ये dx dt को ही बोलते हैं वेलोसिटी। कैसा वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, खाली वेलोसिटी लिख रहा है मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकल गया 2kT। तो देख रहे हैं 2kT कैसा है, 2k कांस्टेंट है और t जो है वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। आप इसका चाहें तो ग्राफ खींच के देख सकते हैं और इसको लिख देते हैं हम रिलेशन नंबर फर्स्ट ए वाला जो स्टार्टिंग में था ए वाला, और दूसरा चाहे इसी को लिख देते हैं जो यहाँ लिखे थे, ये रिलेशन नंबर फर्स्ट है और डिफरेंशिएट करके जो आया ये आंसर, इसको रिलेशन नंबर 2, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। तो क्या होगा, v लिखेंगे और यहाँ पर नहीं हट रहा है इसलिए उधर लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये उतारेंगे v बराबर 2kT और अगर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट t था तो d dt खाली ऑपरेट करना, ये एक प्रकार का ऑपरेटर है। इसी को आने वाले दिन में समझिएगा, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, d dx को शॉर्ट में खाली बोल सकते हैं d, है ना। तो ये कोई भी फंक्शन के आगे में d ऑपरेट किए, अगर कहीं पर आएगा d2 तो d2 माने क्या हुआ, d इंटू d, और एक बार लिखे d dx और एक बार लिखे d dx, दो बार ऑपरेट किए, इसको बोलते हैं d2, मतलब सेकंड डेरिवेटिव। इसी तरह थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, लास्ट में आएगा d का पावर में n, यानी कोई फंक्शन दे देगा sin x, जैसे sin लिख दिए हम mx प्लस n, अब बोलेंगे उसको डिफरेंशिएट करो, या cos mx प्लस n उसको डिफरेंशिएट करो। तो इस तरह से वो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में आता है। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d dt आ गया, यहाँ 2kT हो गया और dv dt लिख दिए इसको, और ये हो गया 2k कांस्टेंट है बाहर हो गया d dt इंटू t। फिर इस नियम से यूज करेंगे कि जो पावर में होता है उसको बाहर करते हैं और एक पावर कम करते हैं। तो जब वो करेंगे तो ये आ जाएगा 2k और ये t है तो पावर उसमें 1 है तो 1 बाहर हो गया, और इसका पावर एक कम करेंगे तो t का पावर 0, और सबको पता है t का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो आप इतना नहीं करना चाहें तो डायरेक्ट भी 1 लिख दीजिए, और ये आ गया 2k, और dv dt रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन है, आपको मालूम होना चाहिए। अगर ऐसा हम लिखते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी,
देखने में कितना महान लग रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बट इसी को इक्विवेलेंट में बोलते हैं एक्सेलरेशन। वो बहुत बड़ा चीज नहीं है ये, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए ये बहुत महान चीज है एक्सेलरेशन, dv/dt। और इसी को बोलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, और इसी को बोलते हैं v dv/dx। ये हम छोड़ दिए हैं, आपको अपने पता लगाइए क्या है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब देखिए k कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हो गया। कहीं भी आया ही नहीं कि यहाँ पर t का टर्म या v का टर्म, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आया, स्मॉल f भी लिख सकते हैं, नहीं तो a भी लिख सकते हैं, यही वाला है एक्सेलरेशन। तो जब एक्सेलरेशन का आंसर टाइम डिपेंडेंट नहीं आया, वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं आया, पोजीशन डिपेंडेंट नहीं आया, 4 ही ना आ सकता, 3 ही ना आ सकता था, एक एक्सेलरेशन लिख दिया तो या तो टाइम आता नंबर 1, या दूसरा वेलोसिटी आता, और नहीं तो एक्सेलरेशन आता। तो एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी यहाँ आ गया, तो जब एक्सेलरेशन आ गया तो या तो टाइम आएगा, नंबर में वेलोसिटी आएगा, तो ना टाइम आ रहा है ना वेलोसिटी आ रहा है। तो इसलिए जो 4 नाम दिए हम लोग, एक होता है टाइम, दूसरा होता है पोजीशन, तीसरा होता है वेलोसिटी, चौथा एक्सेलरेशन। तो जब एक्सेलरेशन यहाँ लिख दिए तो क्या आ सकता है, या तो टाइम या पोजीशन या वेलोसिटी, यही 3 आना चाहिए था एक्सेलरेशन के लिए। तो ना टाइम आया तो वेरिएबल हो नहीं सकता है, एक्स भी नहीं आया वेरिएबल नहीं होगा, भी नहीं है वेरिएबल नहीं है, इसीलिए ये कांस्टेंट हो गया। तो देखिए कांस्टेंट ये है, तो आंसर कराएगा। तो देखिए देखने में कितना छोटा लग रहा है कि भाई ये पॉलिटेक्निक, एनटीएससी, केवीपीवाई का क्वेश्चन है, लेकिन लेवल कहाँ दिया, लग रहा है कि जेईई मेन का क्वेश्चन है, या मेडिकल के लिए तो फेमस क्वेश्चन है। तो सभी के लिए काम देगा, जिनका बेस नहीं है वो भी इसको देखें, उनका फायदा होगा। और ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। इसी तरह मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चंस बनते रहेगा। ओके, बाय।